कुछ ही बरस हुए थे बंगाल के भयंकर अकाल को जब 1947 में भारत को आजादी मिली। इस दौर में देश की 80% जनता का पेट बमुश्किल भरता था। अगले 20 बरस तक भारत उत्तरी अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत अनाज मंगाता रहा। आजादी के बाद 50 और 60 के दशक में देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, प्राकृतिक आपदाएं भी आईं और खाद्यान्न संकट गंभीर हो गया। नतीजतन सरकार को विदेश से अनाज आयात करते रहने को मजबूर होना पड़ा। सरकार के सामने आम आदमी का पेट भरना उसकी प्राथमिकता और चुनौती दोनों थी। इसी दौर में हरित क्रांति की नींव पड़ी। रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां भी हमारे देश के खेतों में पहली बार दिखीं। हरित क्रांति का असर आने वाले कई दशकों तक दिखा और 19 के दशक में भारत एक बार फिर से अनाज के आयातक से निर्यातक बना। और फिर इस पद्धति के दुष्परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए। खेत बंजर होने लगे और उनमें रासायनिक खाद की खपत लगातार बढ़ने लगी। कीटनाशक दवाइयों का भी कीटों पर से असर खत्म होता गया। और फिर जैसे जैसे खेती की लागत बढ़ी, किसान साहूकारों के पास जाने को मजबूर होने लगे। और फिर शुरू हुआ शोषण का सिलसिला, जिसने तमाम किसानों की जानें तक ले ली। उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले के एक छोटे से किसान विजयपाल सिंह की कहानी कुछ अलग है। जिले के ग्राम शेरपुर खेल मऊ के विजयपाल सिंह का पूरा परिवार खेती पर आश्रित है। 4 एकड़ जमीन के मालिक विजयपाल सिंह के कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जमीन कम है, इसलिए विजयपाल सिंह ने भारतीय वायुसेना में नौकरी भी की ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। सभी किसानों की तरह विजयपाल भी अपनी कम जमीन में अधिक पैदावार लेने के फेर में रासायनिक खेती करते थे। इसकी 2 मूल वजह बढ़ती आकर्षक आय और अनाज बाजार में लगातार बढ़ती हुई मांग थी। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग की वजह से कुछ ही वर्षों में विजयपाल की खेती पहले पनपी और फिर जवाब देने लगी। पैदावार घटने लगी और लागत बढ़ने लगी। जमीन के प्राकृतिक पोषक तत्व और नमी खत्म होने लगे। जमीन को बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ने लगी। इससे पंप सेट और डीजल की खपत भी कई गुना बढ़ी। गन्ना मिल मालिकों की मनमानी सहनी पड़ती थी, सो अलग। 2-2 बरस तक गन्ने की फसल के भुगतान का इंतजार करना पड़ता था। बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक सब कुछ विजयपाल को बाजार से नगद ही खरीदना पड़ता था। विजयपाल धीरे धीरे कर्ज के दलदल में फंसते गए। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके अंतर्मन को झकझोर डाला। एक परिचित नौजवान की हैजे से मौत हो गई। वजह सब्जी, दाल और दूसरे खाने के सामानों में रासायनिक कीटनाशकों का मौजूद होना था। विजयपाल का इस पद्धति से आखिरकार मोह भंग हो गया। अपनी ही खेती उन्हें अब अभिशाप लगने लगी थी। 2005 में एक घटना घटी थी कि कुछ बच्चे फूड पॉइजनिंग से एक्सपायर हो गए थे। तो मैं और मेरे साथी कटार सिंह ऐसे ही बातें कर रहे थे। ये पहले किसान यूनियन में थे, तो मैंने इनको कहा कि यूनियन से अच्छा है कि हम कुछ किसानों के लिए अच्छा काम करें। इस हादसे ने विजयपाल की सोच को एक नए रास्ते की तरफ मोड़ डाला। वो भारतीय वायुसेना से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर वापस गांव आ गए। मंतव्य था अपने इलाके की किस्मत संवारना। रासायनिक खेती हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। अब उनके सामने चुनौती थी एक नया और सकारात्मक विकल्प तैयार करने की, जो अनाज खाने वाले को संजीवनी दे, ना कि मौत। जवाब जल्द ही मिल गया। उन्होंने जैविक खेती को अपना लिया और चल पड़े उस विषय में जानकारी जुटाने। शुरुआती तौर में तो ये हमारे पास 2-3 किसान नहीं थे जो हमारे पास इन्होंने जैविक खेती से संबंधित बातें रखी कि भाई हम जैविक खेती करने के इच्छुक हैं और आप यहाँ सेवा प्रदाता के रूप में हरिद्वार में नियुक्त हुए हैं, और तो हमारी इच्छा है थोड़ा आप हमें उसके बारे में बताइए। हमने न उसकी ट्रेनिंग दी जैविक खेती करने की। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से संश्लेषित और रासायनिक पदार्थों के उपयोग की कोई जगह नहीं है।
जैविक खेती का जन्म भारत में ही हुआ था और इसका अर्थ प्राकृतिक तौर तरीकों से अनाज पैदा करना है। इस प्रक्रिया में सभी अवयव और प्रणालियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मतलब प्रकृति के सभी अंगों के बीच आदर्श संबंध होता है। उनके मुताबिक एक जैविक किसान को मिट्टी, जल, जीव, पौधे, जैविक चक्र, पशु और मानव तथा उनके आपसी संबंधों की गहन जानकारी होनी चाहिए। इन सभी संबंधों और सहयोग से ही जैविक खेती फलती फूलती है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से संश्लेषित और रासायनिक पदार्थों के उपयोग की कोई जगह नहीं है। ऑर्गेनिक बीज के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक तो अपना प्राकृतिक तरीका है, जो गाय के दूध से बनी लस्सी है। हम उसको जो है गेहूं, धान और ये जो दलहनी फसलों के बीज हैं इन पे लगा के उसके ट्रीटमेंट करते हैं। उससे जो है एक तो जो है एंटी फंगस है, एंटीबायोटिक है, उससे जो है फंगस की बीमारियां नहीं लगती और जमाव ज़्यादा होता है, अंकुरण उसका अच्छा होता है। हमारी लगभग 4000 बरस पुरानी कृषि परंपरा का ये आधार रही है और न जाने कितनी पुश्तों को पोसा है। रासायनिक खेती के बुरे असरों ने सबसे ज्यादा मंझोले और छोटे किसानों को प्रभावित किया है, जिनकी छोटी जोत में पैदावार की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, जिसे पूरा करने के दबाव में किसान अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और धीरे धीरे ये केमिकल पानी, हवा और जमीन में मिलकर पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर इन खेतों में उपजे अनाज को खाने वाले लोगों की सेहत पर भी पड़ा है और इससे पंछियों, मछलियों और लाभकारी कीटों की आनुवांशिकी और गुणसूत्र भी खतरे में पड़ गए हैं। इनका सीधा असर खेतीहर मजदूर, दवा डालने वालों और कृषि उत्पादन से जुड़े लोगों पर भी देखा गया है। हमारे खेती में जो रसायन इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें रासायनिक उर्वरक भी हैं और हमारे ये कीटनाशी हैं, फफूंदीनाशक है, खरपतवारनाशी है, इनका असर हम मुख्य रूप से फसल बढ़वार के लिए या कीटनाशक कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, फफूंदी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन चूंकि ये दवाई नहीं है, जहर है और इनका असर हमारे उत्पाद पर भी पड़ता है और जो हम खाते हैं मुख्य रूप से सीधे के सीधे हम उसको ग्रहण करते हैं, जिससे कि शरीर भी प्रभावित होता है। इस पद्धति के निरंतर इस्तेमाल से फसलों की सिंचाई का अंतराल कम हो रहा है। बार बार सिंचाई के कारण लागत भी बढ़ती जाती है और साथ ही इसका असर भूमि की जल धारण क्षमता को भी कमजोर कर रहा है। नतीजतन ऐसे इलाकों में जल स्तर तेजी से घट रहा है। किसान परेशान है, एक ओर उत्पादन घट रहा है, दूसरी ओर लागत बढ़ती जा रही है और वो कर्ज में डूबता जा रहा है। शायद ये एक वजह है कि भारत में वैकल्पिक कृषि पर ध्यान दिया जाने लगा है और जैविक खेती का प्रसार तेजी से हो रहा है। इस वक्त देश में तकरीबन 5,28,171 हेक्टेयर इलाके में जैविक खेती की जा रही है। हमारे देश में जैविक खेती का प्रसार बहुत धीमा है। मसलन ये हमारे देश में कुल कृषि भूमि का 0.3% है, जबकि ऑस्ट्रिया में ये 11.30% है, स्विट्जरलैंड में 9.70% है, इटली में 7.94% है, जर्मनी में ये 3.70% है और अमेरिका में 0.23% है। देश में जैविक खेती से होने वाली 85% उपज निर्यात की जाती है। देश के भीतर इसकी खपत बड़े शहरों में ज्यादा है। फिलहाल एपिडा के मुताबिक भारतीय जैविक खेती उद्योग की क्षमता $78 मिलियन सालाना है और देश के कुछ इलाकों में इसमें 200% तक वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। जागरूकता और बाजार में बढ़ती मांग और संस्थागत सहयोग के चलते किसानों में भी जैविक खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत सोच साफ था कि दूसरी हरित क्रांति को जो पूर्वी के 7 राज्यों में या पूरे देश में जो क्रांति लानी है, इसमें जैविक खेती की अहम भूमिका होगी और हमारे मंत्रालय ने पिछले 2 महीने